Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. मेजरमेंट्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं किसी भी बॉडी या इवेंट के बारे में, कि जिस तरह किसी बॉडी का टेम्परेचर बताती हैं या साइज या नेचर, या एक हमें इवेंट की टाइमिंग्स बताती हैं। जो बातें बताती हैं उनको मेजरमेंट्स कहते हैं। यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं? सच क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट्स। ऐसी वैल्यूज या ऐसे यूनिट्स जो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह आप किसी दूध के वाले की दुकान पर जाते हैं, उमूमन तो वैसे हम ये गलत ही बोलते हैं कि 2 किलो दूध, वो बेसिकली होता लीटर है। लेकिन हमारे पास एक ट्रेंड चल चुका है, तो हम उस अगर दूध वाले को इस तरह बोलें कि 2 लीटर दूध दो, वो तो शायद परेशान हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को लीटर में डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसको किलो में डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसका एक यूनिट स्पेसिफाई करते हैं। जिस तरह हम अगर दूध लेते हैं, तो वो हमें क्वांटिटी, उसको यूनिट स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम उसको इस तरह बोले कि आप 2 डजन दूध दो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको आपकी चीज नहीं एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि आपने एक यूनिट गलत बताया। अगर आप उसका सही यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो चीज मिलती है, और एक उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है। क्या चीज करती है? यूनिट करता है। फिर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं कि जो हमारे बेसिक हैं, जिनकी मदद से हम बाकी यूनिट्स बताते हैं, लेकिन ये यूनिट्स हमारे बेसिक होते हैं। जिस तरह हमारे पास है मैटर, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। ये हमारे कुछ 7 यूनिट्स मैंने स्लाइड में आपके शो किए हैं। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इन्हीं की मदद से हम दूसरे यूनिट्स बनाते हैं। अब आते हैं हम ड्राइव यूनिट्स पर। द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। जो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी हेल्प से अगर हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं, जिस तरह एरिया है हमारे पास। एरिया है बेसिकली मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में दो क्वांटिटीज हमारे इस्तेमाल हो रही हैं, दो यूनिट्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक एम और दूसरा भी एम, जिसको ओवरऑल जो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जिसमें से हमने एक क्वांटिटी ड्राइव की। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, फोर्स, इसी तरह दूसरी और भी चार्जेस लिखी हुई हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट्स में से ड्राइव करते हैं। Significant figures. Each of the digits of a number that are used to express it is to required degree of accuracy starting from the first non-zero digit. In short, significant numbers that are with surety. एक नंबर की आपके पास श्योरिटी हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उनके कुछ रूल्स हैं जो हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जिस तरह हमारे पास कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, 234, और ये एक नॉन जीरो यूनिट है। 234 नॉन जीरो यूनिट है, और इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 2, 3 एंड 4। ओवरऑल पूरी तीन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जिस तरह हमारे पास 2006 लिखा हुआ है, और तो इसके अंदर जो जीरोस हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, 2 और 6 के बीच में जो हमारे पास जीरोस की वैल्यू है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब अगर जीरोस हमारे नॉन जीरो वैल्यू की से पहले आ रहे हैं, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट नहीं है। तो इस जो हमारे पास वैल्यू लिखी है 0.0043, इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। Then we have zeros to the right of the decimal are all significant. अब 34.00,
इस वैल्यू के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि जो 0.00 डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस लगते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। और फिर चला जिनमें उसके बाद है zeros locating decimal point in a number greater than 1. Greater than 1 are not necessarily significant. अब जिस तरह हमारे पास है 540 has 3 significant figures. 540, अब 540 के अंदर हमारे पास जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं सिर्फ 2। इसके बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम ज्यादा स्पेसिफिकली समझ सकेंगे। The number of significant figures with answers is limited by the number of significant figures used in original data. दरअसल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मिनिमम कितने रखेंगे, वो जो हम क्वेश्चन के अंदर जो हमारे, जिस तरह इधर हमारे पास एक एग्जांपल है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 17.1। अब इसके अंदर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं सिर्फ 2, ठीक है, 9.8 के अंदर। तो जब हम दोनों की कैलकुलेशंस करते हैं हमारे पास आंसर आता है 167.58। वन ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इज नोन टू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जिस तरह ये मैं बता रहा है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है वो है सिर्फ 2। तो हमें भी जो क्वेश्चन का जब हमने आंसर लिया है 167.58, तो हमें भी इसको एक लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करना होगा। जिस तरह अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 167.58 को, तो आंसर आता है हमारे पास 170 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक नोटेशन required that they should be written with the same power of 10। अब जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 प्लस 3.3 इंटू 10 टू पावर 6। अब हमें इन दोनों जो 10 पावर 6 इन दोनों की बेस सेम है, तो हम जस्ट इसको सिंपली रख देंगे साइड पर इस तरह, ठीक है। और जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस में हमें गिवन है दो जो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, हम सिंपली जस्ट उन वैल्यूज को प्लस कर देते हैं 2.3 को और 3.3 को, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आता है 5.6। और जो हमारे पास 10 टू पावर 6 की वैल्यू थी वो हम उसके साथ रख देना। आप क्या खुद भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें, आपके पास आंसर सेम आएगा। We shall explain the meaning of significant zeros। अब जिस तरह हमें एक वैल्यू गिवन है 1200, ठीक है। अब जिस तरह हमें एक वैल्यू गिवन है 1200, अब 1200 को अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब 1200 के अंदर तो हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। इस टर्म के अंदर हमारे पास हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इधर हमारे पास हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो हमारा उसूल हैं उनकी बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमारे डेसिमल पॉइंट या हम उसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। तो अब हमारे पास है चार्ट ऑफ मैट्रिक। चार्ट ऑफ मैट्रिक में हम सीखेंगे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना या फिर छोटे यूनिट से किसी बड़े यूनिट में आना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किलोमीटर से। हम 1 किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, एक मिनट, जी। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, हमें मिलेंगे 1000 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा एक बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में कन्वर्जन हो गई। अब अगर हम एक छोटे यूनिट को देखते हैं जिस तरह हमारे पास है मिलीमीटर,
तो हम 1 मिलीमीटर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक मीटर में। सबसे पहले थोड़ा इरेज कर दें, ठीक है। हम 1 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर में। 1 मीटर नहीं, लेकिन 1 मिलीमीटर के यूनिट को मीटर में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हम एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट में आ रहे हैं। हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं, और किलोमीटर की कन्वर्जन थी, हम एक बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट में जा रहे थे। हम एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं। मिलीमीटर का दरअसल मतलब होता है 10⁻³ और हम 1 को डिवाइड करेंगे 10⁻³ से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.001 मीटर। ये हो गई हमारी कन्वर्जन फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर और मीटर टू मिलीमीटर। इसी तरह दूसरी कन्वर्जन हमारे पास है, हेक्टोमीटर है, जिसके अंदर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हेक्टो मीन्स 100, डेका मीन्स 10, तो 1 डेकामीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास है डेसीमीटर। डेसीमीटर एक छोटा यूनिट है मीटर से, तो हम डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे, और एक सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए भी हम डिवाइड करेंगे बाय 100 और 10⁻²। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जो हम मेजरमेंट्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर है हमारे आईसाइट इतनी एक्यूरेट तो है नहीं कि हम किसी भी चीज़ को देखते ही बता दें कि वो कितनी लेंथ में है, या उसने कितने मीटर्स कवर किए हैं, या उसकी विड्थ कितनी है, या उसकी डेप्थ कितनी है। तो उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मालूम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेते हैं, जिनकी मदद से हम हमारी जो हमें चीज़ें मालूम करनी है वो मालूम करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, फिर फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर्स। ये हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और फिर एक टॉपिक है हमारा एरर्स एंड एक्यूरेसी, और आल्सो इस स्लाइड के लास्ट में चैप्टर नंबर 2 की ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन हैं। वर्नियर कैलिपर को हम छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए अप टू 0.05 mm मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर स्टील बार उसमें होता है, जिसकी जो साइड्स हैं वो मिलीमीटर्स में होती हैं, जिसको जो हम मेन स्केल कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसकी फोटो गिवन है, हम ज़्यादा इजीली वहाँ समझ सकेंगे। उसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक होता है 10 डिविजन्स का स्मॉल स्केल होता है जो मेन स्केल के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और एक डिवीजन का होता है, वो है हमारा मेन स्केल। वर्नियर स्केल हमारे पास 20 डिविजन्स में भी मौजूद होता है। आप जो भी वर्नियर कैलिपर लेते हैं तो उसमें दो टाइप्स होते हैं। उसके 2 जॉज होते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर, कि जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन्हीं 2 जॉज की नीचे वाली साइड हम ऑब्जेक्ट्स को बाहर से कवर करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स के हम इंटरनली डाया मेजर करते हैं, उनके लिए भी जॉ की साइड्स ऊपर की तरफ गिवन है। A flat rod enables it to measure inner depth of the hollow। उसी के साथ एक रॉड भी गिवन है, वर्नियर कैलिपर में एक रॉड भी होती है, जिससे हम एक उसकी हॉलो डेप्थ मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, छोटे से छोटे की। ये हमारी फोटो है, ये आप देख रहे हैं इधर कुछ इंटरनल जॉस लगे हुए हैं। इनसे हम ऑब्जेक्ट के क्या कहते हैं, इंटरनली ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, इंटरनल डाया, और इन जॉस से हम आउटर डाया मेजर करते हैं। ये आपके एक्सटर्नल जॉस। ये स्क्रू लॉक इसलिए होता है ताकि आप उनको रीडिंग्स को सेट कर कर और फिर आप उसको लॉक कर दें, ताकि आपकी रीडिंग अपनी जगह से हिले नहीं, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं। ये 2 स्केल्स में होते हैं, एक इंपीरियल स्केल और एक मैट्रिक स्केल। ये डेप्थ मेजर करने के लिए होता है। हम इस ऑब्जेक्ट को जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें डेप्थ मेजर करनी होती है, हम इस स्केल को उस ऑब्जेक्ट के अंदर लगा रखते हैं, तो और उसके बाद लॉक स्क्रू से स्लाइड उसको लॉक कर देते हैं। फिर जब हम निकालते हैं तो हम उसकी एक्यूरेटली मेजरमेंट्स मालूम करते हैं। वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट
बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है जो कम से कम डिस्टेंस हम मेजर कर सकें वर्नियर कैलिपर से। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक डिफरेंस, ये एक मेथड है लीस्ट काउंट, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। हमारे दो डिविजन्स हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक है मेन स्केल डिवीजन और एक है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये थोड़े आप एरोस पे एडजस्ट कर लीजिएगा। दो डिविजन्स है, मेन वर्नियर स्केल डिविजन्स हमारे पास टोटल हैं 10। तो जब हम वर्नियर स्केल डिवीजन को हम उनके एक उसका अगर हम एक डिवीजन लेते हैं और एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन का लेते हैं और उनके आपस में जब हम हमारे जो 10 वर्नियर डिविजन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जाकर 9 mm के स्केल 9 mm के होते हैं और हमें चाहिए एक वर्नियर डिवीजन। तो इस तरफ जो हमारा 10 है अगर हम इसको उस तरफ भेज देते हैं तो हमें यहाँ पर 1 बचेगी वैल्यू, और 9 डिवाइड बाई 10 तो हमें वर्नियर स्केल की अप्रॉक्स वैल्यू पता चल जाती है, वो है 0.9 mm। उस तरह से हम, और हमें एक मेन स्केल डिवीजन की भी वैल्यू पता है, वो है 1 mm, ये यहाँ पर लिखी हुई है। जब हम हमारे लीस्ट काउंट का मेथड जो है, जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल की वैल्यू हमने मालूम कर ली, मेन स्केल की वैल्यू भी हमें बता दी, तो हम इसी तरह से लीस्ट काउंट इसका मालूम कर लेते हैं। उसका एक और मेथड भी है, लीस्ट वैल्यू ऑन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लीस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू जो वर्नियर स्केल पर हो और जो मेन स्केल पर हो कम से कम वैल्यू, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन हैं हमारे 10, और सबसे कम वैल्यू लीस्ट काउंट की क्या है, वो है 1, और सबसे कम वैल्यू मेन स्केल की क्या है, 1। जब हम 1 को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल से तो हमें आंसर मिलता है 0.1 mm। उसको हम 0.01 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ आते हैं कंडीशंस, कुछ आते हैं एरर्स वर्नियर स्केल की मेजरमेंट्स में। एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर। जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है, जो वर्नियर स्केल है वो अगर हमारा स्लाइटली थोड़ा सा राइट साइड पर होता है मेन स्केल के, उसका जो ज़ीरो है वो स्लाइटली राइट साइड पर होता है मेन स्केल के, तो उस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर हमारा एरर थोड़ा सा वर्नियर स्केल जो है, जिस तरह आपके जो सेकंड जो फोटो है फिगर 2.4 में, तो अगर इस तरह आपका होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड पर, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर हम, पॉजिटिव एरर अगर होता है तो हम उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी जीरो एरर करेक्शन होती है 0-0.05, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड में है। और अगर हमारा स्लाइटली लेफ्ट साइड पे है तो हम उसको थोड़ा सा एरर ऐड करते हैं ताकि ये राइट साइड पर आ सके, और इस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव। दिस जीरो एरर करेक्शन इज पॉजिटिव। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बेसिकली हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। इसके दो स्केल्स हैं, एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। ये वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डायामीटर, थिकनेस ऑफ मटेरियल मेजर करने में हमें हेल्प करता है। और यहाँ पर अगर आप फिगर में फोकस करें, इधर एक एनविल है और एक स्पेंडल है। स्पेंडल को और एनविल के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं और फिर पीछे से हम रोटेशन करते हैं, जिस तरह से एनविल और स्पेंडल आपस में अटैच होते हैं। अटैच होने से ये होता है कि इनके बीच में ऑब्जेक्ट होल्ड हो जाता है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर और उसकी लेंथ, उसकी जो डेप्थ है वो मालूम हो जाती है। उसके लिए हमारे पास इधर एक लॉक भी है ताकि हम उसकी मेजरमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकें। हाँ, ये थोड़ा सा हैवी है, ये इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से हैवी होता है, और उसका जो फ्रेम है अगर आप यहाँ पर फोकस कर रहे हैं,
ये आखिर इतना हैवी क्यों बनाया गया। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं और जो ज़्यादा गर्म है, अगर वो इस जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है अगर उसको वैल्यू को बढ़ा देता है, उसके टेम्परेचर बढ़ाता है, तो उससे रीडिंग्स में इफेक्ट आता है। और इन सारे इफेक्ट्स को फेस करने के लिए ही इसको इतना थिक बनाया गया है ताकि ये टेम्परेचर राइज होने से ज़्यादा चेंजेस ना दे, मतलब रीडिंग्स इसकी एक्यूरेट रहें। एक ड्रम भी है इधर, fits on the screw which moves on nut as it is rotated. At the other end, the screw has a head known as wrench to avoid under pressure on an object. ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो अगर हम जब काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हमारे पास रेस्ट होता है। लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। फिजिकल बैलेंस, आपने आम तराजू तो शॉप्स पर देखे होंगे, इसका भी वर्क ऑलमोस्ट इसी तरह है। ये एक डिवाइस है जो मास को मेजर करने में हमें हेल्प करती है। इसके दो हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं और एक तरह के ही पेन्स मतलब कि जिन पर प्लेट्स टाइप दोनों साइड्स पर एजेस पर हैं, जो एक पॉइंटर से, जो एजेस जिन पर ये पेन्स रखे हुए हैं वो एक पॉइंटर से अटैच्ड हैं कि जो रोटेट करता है और हमें मेजरमेंट देता है उस मास की कि आखिर उसमें वजन कितना है। जो फिजिकल बैलेंस इज लेवल्ड ऑन अ टेबल बाय मींस ऑफ लेवलिंग स्क्रूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनको बैलेंस करते हैं। स्टॉप वॉच बेसिकली होती है, जिस तरह आपने अक्सर बास्केटबॉल में या जो दूसरी गेम्स होते हैं उनमें नोट किया होगा, एक रेफरी होता है जिसके हाथ में एक टाइमर होता है। स्टॉप वॉच हमें माइनर से माइनर टाइम नोट करने में हमें हेल्प करता है। उसके दो हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड और एक सेकंड हैंड। जब सेकंड हैंड अपनी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है तो मिनट हैंड एक डिवीजन आगे आता है, जिस तरह हमारी घड़ी में होता है। लेकिन स्टॉप वॉच हमें सेकंड बाय सेकंड मेजरमेंट्स देने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास सिलेंडर है कि जो हमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम हेल्प करने में मदद करता है। जब हम उस ग्लास सिलेंडर को डिप करते हैं उस वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, तो एक पानी की सतह होती है जिससे हम नोट कर अपनी रीडिंग मेजर करते हैं। हाँ, एक बात का हमेशा ख्याल रखा जाए कि आप अपनी आईसाइट बिल्कुल एग्जैक्ट सीध में रखें तो आपकी मेजरमेंट्स करेक्ट होंगी। अगर आप थोड़ी सी भी स्लाइड अप कर दें इस तरह या स्लाइड डाउन कर दें इस तरह, तो आपकी रीडिंग्स गलत हो जाती हैं। अगेन टॉपिक है हमारा एरर्स एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज असर्टिंग द मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ फिनोमेना as close to actual values as possible। एक्यूरेसी होती है बेसिकली हम कैलकुलेशंस जो करें या हम जो मेजरमेंट्स करें वो ऑलमोस्ट बराबर हों एक्चुअल वैल्यूज़ के। और एरर्स उसी के अपोज होता है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं या जो एक्चुअल हमारे जो रिजल्ट्स हैं उन अगर हम दूसरी रीडिंग्स लेते हैं तो जो रिजल्ट्स आती हैं, जो एक्चुअल रीडिंग्स और जो रीडिंग्स हमने अपनी ली हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एरर्स। उसके बाद है पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, रैंडम एरर्स। पर्सनल एरर्स होते हैं जो इंसान की खुद की वजह से एरर्स क्रिएट हो, उनको पर्सनल एरर्स कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स की इनएफिशिएंसी या इनएक्यूरेसी की वजह से जो एरर्स आते हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंट एरर्स कहते हैं। रैंडम एरर्स हमारे होते हैं माहौल की वजह से, कि जब एयर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारी चेंजेस आती हैं उनको हम रैंडम एरर्स कहते हैं।